आज हम ब्रिटिश संविधान के अंतर्गत ब्रिटिश कैबिनेट का विकास, उसका अभिप्राय एवं उसकी विशेषताओं के विषय में अध्ययन करेंगे। ब्रिटिश मंत्रिमंडल या कैबिनेट का विकास कैसे हुआ? तो ब्रिटिश मंत्रिमंडल विकास का परिणाम है। उसका धीरे धीरे विकास हुआ तथा परंपराओं एवं अभिशयों पर आधारित है। क्योंकि ब्रिटिश संविधान एक अलिखित संविधान है, इसलिए उस संविधान में उसकी जो अभिसमय हैं या वैधानिक परंपराएं हैं, उसका बहुत ज़्यादा महत्व है और ब्रिटिश मंत्रिमंडल इन अभिशयों पर आधारित है। विकास का परिणाम है सिर्फ 1937 ईस्वी में क्राउन के मंत्रिमंडल अधिनियम द्वारा इसे वैधानिक स्थिति प्रदान की गई। इसे मंत्रिमंडल, वर्तमान मंत्रिमंडल के बीच देखें तो हमें प्रिवी काउंसिल में देखे जा सकते हैं। जो प्रिवी काउंसिल थी उसमें इसके जो बीज हैं वो देख सकते हैं। कवाल का उदय प्रिवी काउंसिल से मंत्रिमंडल का अविद्य हुआ, उसका जन्म हुआ। वृहद आकार के कारण प्रिवी काउंसिल परामर्शदात्री समिति की योग्य न रह गई। अतः सम्राट कुछ प्रमुख तथा निजी काउंसिलरों से विचार विमर्श करने लगा। इसी सीमित काउंसिलरों की परामर्शदात्री समिति को समयोपरांत कैबिनेट कहा जाने लगा और चार्ल्स द्वितीय के शासनकाल को मंत्रिमंडल का प्रारंभिक काल कहा जा सकता है। ये जो चार्ल्स द्वितीय थे उसका जो शासनकाल था, उस शासनकाल को मंत्रिमंडल का प्रारंभिक काल कहा जा सकता है। चार्ल्स ने संपूर्ण प्रिवी काउंसिल से परामर्श करना छोड़ दिया और वह कुछ विशेष सदस्यों से जो उसके विश्वास पात्र थे उनसे परामर्श करने लगा। कौन? चार्ल्स द्वितीय। और सदस्यों की इस औपचारिक स्थिति को कवाल की संज्ञा दी गई, क्योंकि इसके 5 सदस्यों के नाम CABAL कवाल अक्षरों से शुरू होते थे, इसलिए इसे कवाल की संज्ञा दी गई। और यह सामूहिक रूप से सम्राट को परामर्श देती थी। कौन? कवाल। तथा संसद में विधि निर्माण के लिए प्रस्ताव पेश करती थी। अब आगे देखें कि संसद के प्रति उत्तरदायी का कैसे विकास हुआ। तो चार्ल्स प्रथम जो सम्राट थे के राज्यकाल में संसद ने मंत्री स्ट्रेपर्ड के विरुद्ध इस आधार पर कार्रवाई की कि उसने सम्राट को गलत परामर्श दिया। कि संसद ने जो मंत्री था स्ट्रेपर्ड, उसके विरुद्ध इस आधार पर कार्रवाई की कि उसने सम्राट के लिए गलत परामर्श दिया है, अनुचित परामर्श दिया है, असंवैधानिक परामर्श दिया है। इसी प्रकार चार्ल्स द्वितीय के काल में संसद ने डेनवी नाम के मंत्री पर महाभियोग चलाया और इससे मंत्रिमंडल का संसद के प्रति उत्तरदायी होने के सिद्धांत की स्थापना हुई। अब धीरे धीरे आगे देखें तो विलियम तृतीय जो सम्राट थे, शुरू में दोनों दलों, जो दो दल थे, शुरू में व्हिग और टोरी से मंत्रिमंडल नियुक्त करता था, लेकिन धीरे धीरे एक दलीय मंत्रिमंडल का विकास हुआ। इससे जब विलियम तृतीय शुरू में दोनों दल व्हिग और टोरी से मंत्री नियुक्त किए तो इससे उत्पन्न असुविधाओं के कारण उसने सन 1693 से 96 में अपनी परामर्शदाता केवल व्हिग दल से ही दिए। सन 1696 ईस्वी में व्हिग जुंटा नामक मंत्रिमंडल का निर्माण हुआ और जो सर्वप्रथम एक दल से गठित किया गया और तथा संसद में बहुमत दल प्राप्त मंत्रिमंडल था। तो इस प्रकार से एक दलीय मंत्रिमंडल का धीरे धीरे विकास हुआ और उसी प्रकार से प्रधानमंत्री के नेतृत्व का भी वहाँ कैसे विकास हुआ उसके बारे में देखें तो जॉर्ज प्रथम और जॉर्ज द्वितीय उन्होंने मंत्रिमंडल की बैठकों में भाग लेना बंद कर दिया। जो सम्राट थे जॉर्ज प्रथम और जॉर्ज द्वितीय, वे उन्होंने मंत्रिमंडल की बैठकों में भाग लेना, शामिल होना बंद कर दिया। अतः मंत्रिमंडल को अपनी बैठकों के लिए अध्यक्ष चुनना पड़ा। कि जब सम्राट ने मंत्रिमंडल की बैठकों में भाग लेना बंद कर दिया तो ऐसी स्थिति में जो मंत्रिमंडल था उसने अनुभव किया कि हमारा भी एक अध्यक्ष होना चाहिए, किसकी अध्यक्षता मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित करें। और बालपोल नाम के मंत्री को
मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता करने के लिए कहा। यद्यपि बालपोल जो था वो बार बार कहता रहा कि वह किसी भी प्रकार से अन्य मंत्रियों की अपेक्षा उच्च नहीं है, श्रेष्ठ नहीं है, बड़ा नहीं है, तो भी उसे ही इंग्लैंड का प्रथम प्रधानमंत्री माना गया। तो देखें तो इंग्लैंड के जो प्रथम प्रधानमंत्री किसे मानते हैं? बालपोल को मानते हैं। और बालपोल पर सम्राट का पूरा विश्वास था, वो सम्राट के विश्वास पात्र थे। परंतु बाद में संसद का उसके प्रति विश्वास न होने पर उसे मंत्री पद से त्यागपत्र देना पड़ा। जो संसद का बालपोल के प्रति विश्वास नहीं रहा तो उसे त्यागपत्र देना पड़ा। इस प्रकार यह सिद्धांत प्रचलित हो गया कि अविश्वास का प्रस्ताव पास होने पर मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना चाहिए। अब कैबिनेट या मंत्रिमंडल का क्या अभिप्राय है कि इसका क्या अर्थ है, इसके बारे में देखें तो मंत्रिमंडल का आशय उस समिति से जो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करती है। किसके नेतृत्व में? प्रधानमंत्री के नेतृत्व में किसका प्रयोग करती है? कार्यपालिका शक्ति का। और कॉमन सभा जिसे लोकसभा में कहते हैं कि बहुमत दल के नेता को सम्राट के द्वारा प्रधानमंत्री पद प्रदान किया जाता है। कि प्रधानमंत्री नियुक्ति कौन करता है? सम्राट करता है। और वह कॉमन सभा में जिस दल को बहुमत होता है उस दल के नेता को प्रधानमंत्री पद के लिए आमंत्रित करता है, वो उसे प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। और प्रधानमंत्री सिद्धांततः संसद सदस्यों में से ही और व्यवहार में सामान्यतः अपने ही राजनीतिक दल के संसद सदस्यों में से अपने सहयोगियों का चुनाव करता है। कि प्रधानमंत्री होता है वो कॉमन सभा में बहुमत दल जिसके पास होता है वो बनता है। और प्रधानमंत्री दोनों सदनों राज्यसभा और कॉमन सभा से अपने दल के सदस्यों को मंत्री पद के लिए नाम प्रस्तावित करता है सम्राट के सामने और उन्हें मंत्री बनाया जाता है। अब देखें कि संक्षेप में ब्रिटिश मंत्रिमंडल की विशेषताएं क्या हैं, उसकी कौन कौन सी विशेषता हैं। तो इंग्लैंड में या ब्रिटेन में संसदात्मक शासन प्रणाली है और संसदात्मक शासन प्रणाली में जो व्यवस्थापिका और कार्यपालिका है उसमें घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। तो इंग्लैंड में मंत्रिमंडलात्मक व्यवहार का मात्र देश है कि मंत्रिमंडलात्मक शासन व्यवस्था है उसका जन्म देखें तो इंग्लैंड में हुआ और अन्य देशों ने इस व्यवस्था को इंग्लैंड से ग्रहण किया है। अतः ब्रिटेन की मंत्रिमंडलात्मक व्यवस्था को उचित प्रकार से समझना लिया जाना चाहिए। और देखें तो ब्रिटिश मंत्रिमंडलीय प्रणाली की अनेक विशेषता हैं, जिसमें देखें कि सम्राट मंत्रिमंडल की बैठकों से बाहर है। कि ब्रिटिश मंत्रिमंडलीय प्रणाली की पहली विशेषता है कि सम्राट या राजा या सम्राट की मंत्रिमंडल की बैठकों से बाहर रहता है। वह मंत्रिमंडलों की बैठकों में शामिल नहीं होता है, वह मंत्रिमंडल की बैठकों में भाग नहीं लेता है। राजा प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है। और अगला देखें कि जो मंत्रिमंडल है वो टीम की भावना से कार्य करता है। कि मंत्रिमंडल एक टीम के समान कार्य करता है। यदि शासन को अपने कार्यों में सफलता मिलती है तो पूरी कैबिनेट को उसका श्रेय मिलता है और उसकी प्रशंसा होती है। इसी के विपरीत यदि सरकार की नीतियां गलत साबित होती हैं तो पूरे मंत्रिमंडल की निंदा की जाती है। और कॉमन सभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर मंत्रिपरिषद के सभी सदस्यों को एक साथ त्यागपत्र देना पड़ता है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि मंत्रिमंडल एक साथ बैठता है और एक साथ टूटता है। कि जो मंत्रिमंडल है वो सामूहिक रूप से टीम की भावना से कार्य करते हैं और अगर वो अच्छा कार्य करते हैं पूरे मंत्रिमंडल की प्रशंसा होती है, अगर वो गलत कार्य करते हैं तो पूरे मंत्रिमंडल की निंदा होती है। और ऐसी स्थिति में कॉमन सभा में अविश्वास के प्रस्ताव के द्वारा उसे हटाया जा सकता है। अगला देखेंगे गोपनीयता का सिद्धांत। कि मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली की एक महत्वपूर्ण विशेषता गोपनीयता है। मंत्रिमंडल की बैठक में सब सदस्य इस बात के लिए स्वतंत्र हैं कि वे अपने अपने विचारों को पूर्ण स्वतंत्रता के साथ बैठकों में प्रस्तुत करें, पर इसके लिए आवश्यक है कि सार्वजनिक रूप से वे केवल उन्हीं बातों को कहें जो मंत्रिमंडल के निर्णय के अनुकूल हो, उसके हित में हो। उन्हें अपने अन्य सदस्यों के विचारों को गोपनीय रखना पड़ता है। जैसे गोपनीयता का सिद्धांत। अगला प्रधानमंत्री का नेतृत्व। कि प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का नेता होता है। यद्यपि सभी मंत्री समान पद हैं तथा उनके अधिकार भी समान हैं, फिर भी प्रधानमंत्री का स्थान विशिष्ट होता है, महत्वपूर्ण होता है, उच्च होता है। वह सब मंत्रियों में प्रमुख समझा जाता है। अन्य मंत्री उसकी बात का सम्मान करते हैं। वह बराबर वालों में प्रथम होता है और मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व।
कि मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से संसद के प्रति और व्यवहार में कॉमन सभा के प्रति उत्तरदायी होता है। और राजनीतिक सहजातीयता कि ब्रिटिश मंत्रिमंडल का आधार राजनीतिक दल है। साधारणतः सभी मंत्री एक ही राजनीतिक दल के सदस्य होते हैं। दलगत प्रणाली के कारण ही इसमें एक सी विचारधारा के व्यक्ति होते हैं, एक से उद्देश्य होते हैं और जो सभी समस्याओं पर एक से दृष्टिकोण से विचार करते हैं। अगला देखें तो कार्यपालिका व व्यवस्थापिका के संबंध में घनिष्ठता कि संसदात्मक शासन प्रणाली के अंतर्गत कार्यपालिका और व्यवस्थापिका दोनों में घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। ब्रिटिश मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की एक विशेषता है कि कार्यपालिका व व्यवस्थापिका के संबंध में घनिष्ठता है। मंत्रिमंडल संसद के प्रति उत्तरदायी है। मंत्रिमंडल का प्रत्येक मंत्री संसद के सदन का सदस्य अवश्य होता है। अपने प्रत्येक कार्य के लिए वह संसद के प्रति उत्तरदायी होता है और मंत्रिमंडल केवल तभी तक अपने पद पर रह सकता है जब उसे लोक सदन में विश्वास प्राप्त हो कि जो मंत्रिमंडल के सदस्य हैं वह संसद के सदस्य होते हैं और वे कॉमन सेवा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अगर वह कॉमन सेवा अपना विश्वास मत खो देते हैं तो उन्हें त्यागपत्र देना पड़ता है, अपने पद से हटना पड़ता है। आगे है कि मंत्रिमंडल को कॉमन सभा के गठन का अधिकार भी है कि मंत्रिमंडल का यह अधिकार है कि मतभेद के समय वह कॉमन सभा या लोक सदन को विघटित कर सकता है। अपने किसी कार्य के लिए यदि मंत्रिमंडल संसद का विश्वास प्राप्त नहीं कर सकें या मंत्रिमंडल द्वारा प्रस्तुत किसी विधेयक को संसद पारित न कर सके और यदि मंत्रिमंडल यह समझे कि उसे राष्ट्र का समर्थन प्राप्त है तो वह लोक सदन को भंग करा के पुनर्निर्वाचित करा सकता है। लोक सदन को भंग करता है सम्राट, लेकिन वह प्रधानमंत्री की सलाह से करता है। और राज्यसभा एक स्थायी सदन है, उसे भंग नहीं किया जा सकता। कॉमन सभा का चुनाव 5 वर्ष के लिए जनता के द्वारा किया जाता है और उसको समय से पहले भी सम्राट प्रधानमंत्री की सलाह से भंग कर सकता है। अब मंत्रिमंडल संपूर्ण शासन व्यवस्था का केंद्र है, वह वास्तविक कार्यपालिका है और जो राजमुकुट की शक्तियाँ औपचारिक हैं और वास्तव में उन शक्तियों का प्रयोग मंत्रिमंडल द्वारा होता है क्योंकि संसदात्मक शासन व्यवस्था में 2 प्रकार की कार्यपालिका पाई जाती है, एक नाममात्र कार्यपालिका, दूसरी वास्तविक कार्यपालिका। नाममात्र की कार्यपालिका का जो प्रधान होता है वो सम्राट होता है और वास्तविक कार्यपालिका जो मंत्रिमंडल के पास होती है। वस्तुतः सम्राट जो शक्तियाँ निहित हैं, सम्राट में जो शक्तियाँ निहित हैं उनका प्रयोग मंत्रिमंडल द्वारा ही किया जाता है कि जो शक्तियाँ उनका प्रयोग मंत्रिमंडल द्वारा किया जाता है।